हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइट ड्रीम। वोट कटुआ कौन है, AIMIM पार्टी या फिर सेकुलर पार्टी। तो लोकसभा चुनाव की डेट सामने आ चुकी है। चुनाव 6 चरणों में होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा जिसमें 102 सीटों पर चुनाव होगा और दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा जिसमें 69 सीटों पर चुनाव होगा और तीसरा चरण 7 मई को होगा जिसमें 84 सीटों पर चुनाव होगा और चौथा चरण 13 मई को होगा जिसमें 96 सीटों पर चुनाव होगा और पांचवा चरण 20 मई को होगा जिसमें 49 सीटों पर चुनाव होगा और छठा चरण 25 मई को होगा जिसमें 57 सीटों पर चुनाव होगा और 1 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे और देश की किस्मत का फैसला भी होगा। अब जिस भाजपा का डर दिखाकर विपक्ष मुसलमानों के वोट लेता है, उसी भाजपा ने 2019 में 6 मुसलमानों को भी टिकट दिया था। क्या ये बात आपको पता है? आपने एक सवाल सुना होगा कि ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है और ओवैसी साहब कहते हैं कि विपक्ष के ज्यादातर लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। आज हम जो आंकड़े आपको बताने के लिए जा रहे हैं, उन आंकड़ों से ये साबित हो जाएगा कि असल में बी टीम कौन है और सी टीम कौन है। सच मानना कि यहाँ पर एक एक बात आपको बिल्कुल सच बताई जाएगी, एक एक बात आपके सामने एक्यूरेट वैसी ही रखी जाएगी और आप 100% डिसाइड कर लेंगे कि हकीकत में बी टीम कौन सी है और सी टीम कौन सी है, या कोई सी टीम भी काम कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। सबसे पहले हम ओवैसी साहब की बात कर लेते हैं। ओवैसी साहब की पार्टी ने 2019 में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से 2 सीटें वो जीते थे और 1 सीट वो हार गए थे। अब सवाल ये उठता है कि 3 सीटों की वजह से 303 सीटें कैसे हार गए। अब जब सवाल हरवाने का आ ही गया है तो सुनो। महाराष्ट्र की भायखला सीट पर 2019 में विधानसभा चुनाव में AIMIM के बारिश पठान चुनाव लड़ रहे थे और बारिश पठान को 31,157 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को 24,139 वोट मिले जो कि तीसरे नंबर पर थे और हार जीत का फैसला हुआ मात्र 20,083 वोटों से। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर वोट कटुआ कौन हुआ। ऐसे ही नंदेड़ सीट पर AIMIM के फिरोज लाला को 41,892 वोट मिले और इसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पर रहे और वजह फिर से वही रही। BBA प्रत्याशी ने 26,569 वोट हासिल किए और जिसकी वजह से AIMIM का एक और विधायक वहां पर कम हो गया। अब मैं आपको तीसरा उदाहरण देता हूँ। औरंगाबाद पूर्व सीट जिस पर 37% से ज्यादा मुसलमान मतदाता रहते हैं, वहां पर AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल गफ्फार साहब को 80,083 वोट हासिल करने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। आपको मालूम है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 5555 वोट पड़े और हार जीत कितने पे हुई? मात्र 2-3 हजार वोटों पे। अब जरा फैसला करो कि कटुआ कौन है। अभी यहाँ सिर्फ ओवैसी साहब की बात चल रही है, अभी हम कांग्रेस पर भी आएंगे। ऐसे ही एक और मुस्लिम केंद्रित औरंगाबाद मध्य सीट थी जहां पर AIMIM के प्रत्याशी नसीरुद्दीन सिद्दीकी को 68,325 वोट मिले मगर फिर भी चुनाव हार गए। यहाँ पर एक वोट कटुआ नहीं था, यहाँ पर 2 वोट कटुए मौजूद थे। इस सीट पर BBA प्रत्याशी ने 37,302 वोट और NCP के मुस्लिम प्रत्याशी ने 7,090 वोट हासिल किए। ये तो केवल महाराष्ट्र की 4 सीटों का समीकरण है जहाँ पर AIMIM का प्रत्याशी केवल दूसरी सेकुलर पार्टियों की वजह से चुनाव हार गया। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। आपको पता है ये इंडिया गठबंधन क्यों हुआ है? जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। मैं आपको आगे कुछ बातें बताऊंगा और उससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार क्यों हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 20% है जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस और समाजवादी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। अब जो अखिलेश यादव जी हैं वो अपने यादव वोट ही नहीं रोक पाए और कांग्रेस जो कि पिछली विधानसभा में उत्तर प्रदेश से एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन की वजह से अखिलेश यादव जी अपने यादव वोट और बीजेपी के कोर वोटर्स को अपनी तरफ ला सकते हैं? मैं कहूंगा इम्पॉसिबल, लाना ही मुश्किल है। अब सही मायनों में ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का मुफ्त वोट पाने के लिए हुआ है। अभी मैं आपको सीटों के भी आंकड़े बताऊंगा, थोड़ा सा और चलते हैं। और वहीं बिहार में 17% मुस्लिम हैं, 40 लोकसभा सीट हैं। यहाँ भी कांग्रेस और RJD साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं।
और पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम हैं, जहां पर 42 लोकसभा सीटें हैं। और यहां पर तृणमूल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ में लड़ रही है गठबंधन के साथ। और केरल में 26% मुस्लिम हैं, जहां पर 20 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और IUML एक साथ में लड़ रही है। वहीं पर असम में सबसे ज्यादा है, 34% मुस्लिम है, 14 लोकसभा सीट है यहाँ पर AIUDF और इंडियन नेशनल कांग्रेस। महाराष्ट्र में भी 12% मुस्लिम है, जहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ भी गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। और ऐसे और भी बहुत से राज्य हैं। अब सुनिए मेन बात क्या है। असम में मुस्लिम आबादी 34% से ज्यादा है और पार्टी वहां पर मुसलमानों की ही वजह से जिंदा है। मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके मुद्दों पर कभी कोई सेकुलर नेता आपको बोलता हुआ नहीं दिखाया जाएगा। और तो और उनसे दूरी बनाई जा रही है, रीजन ताकि उनको सामने वाला हिंदू वोट मिल सके, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मोदी मैजिक इस वक्त लोगों के सर पर बोल रहा है और वो तोड़ना बहुत मुश्किल है। माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरठ की लोकसभा सीट ऐसे ही मोदी जी के खाते में डाल दी। मेरठ में लगभग 5 लाख मुसलमान वोट हैं और लगभग 1.5 लाख गुज्जर भी हैं। ऐसी सीट पर भानु प्रताप सिंह जी को लाकर टिकट दे दिया। भानु प्रताप सिंह जी आप जानते हैं, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, जो खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताते हैं। आप सभी लोगों ने इनको कुछ दिनों पहले EVM का विरोध करते हुए देखा होगा। इन्होंने कहा था EVM हटाओ और देश बचाओ, और इन्होंने भी वही सेकुलर पार्टियों की तरह मुसलमान को बीजेपी का डर दिखाकर डराना शुरू कर दिया। बीजेपी आ गई तो आपको नष्ट कर देगी, अलाना फलाना ढिमकाना। अब आप एक बात सुनिए, मेरठ और बिजनौर मुस्लिम बहुल सीटें हैं। इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ना देकर ये पार्टियां क्या साबित करना चाहती हैं? ये पार्टी ये साबित करना चाहती है कि आप सिर्फ हमें वोट दे सकते हैं, आप हमारे लिए सिर्फ दरी बिछाइए, अन्यथा ओवैसी यहाँ पे आ जाएगा, जो कि बीजेपी की PTM है। अब आप मुझे बताइए, जब मेरठ से AIMIM चुनाव लड़ेगी तब यही लोग कह रहे होंगे कि ओवैसी बीजेपी की B टीम है, C टीम है या D टीम है, जो भी है। अब आगे सुनिए, आज बीजेपी को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। और जो जुम्मन ये सोच रहे हैं कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन रोक लेगा, तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटेजिस्ट हूं और मुझे पता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी किस लेवल की है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी के सामने पूरे गठबंधन की स्ट्रेटेजी जीरो मात्र समान है। सर, ऑनलाइन चंदा मांगने वाली नीति से आप जनता के दिल में घर नहीं कर सकते। आपको सीखना होगा नरेंद्र मोदी से कि आखिर किस तरह की राजनीति देश में होती है और किस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं, कैसे जीते जाते हैं, कैसे कैंपेनिंग की जाती है। सिर्फ आसपास में चंपुओं के रखने से कुछ नहीं होता। आपको एक बात बताता हूँ, मेरे एक दोस्त ने मेरी अपने सीनियर से बात कराई, अपने बॉस से बात कराई, जो कि कांग्रेस में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट था। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं भी स्ट्रेटेजी ही बनाता हूँ। तो बोले अच्छा बताओ राजस्थान के क्या हालात चल रहे हैं जब तुम बनाते हो। तो मैंने कहा राजस्थान आप हार रहे हैं। बोले हैं, मतलब एकदम से गुस्से में बोले हैं, आपको कैसे पता, बताओ अपने आंकड़े। मैंने उनको कुछ जो पॉसिबिलिटी थी वो बता दी। मैंने कहा ऐसी ऐसी ये इतनी सीटें हैं और यहाँ पर ये चीजें होंगी। तो बोले नहीं आपको नहीं पता है, हमारा पूरा हिसाब किताब है, हमारा पूरा गणित है। मैंने कहा ठीक है, इलेक्शन के बाद मिलते हैं। और उनसे एक बात मैंने और कही, मैंने कहा देखो इलेक्शन जो है ना सिर्फ गणित से नहीं होते, पॉसिबिलिटी से सबसे ज्यादा होते हैं। बहुत से चुनाव ऐसे हुए हैं कि कोई पार्टी विधानसभा जीती है लेकिन लोकसभा नहीं जीत पाई। सर कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। राजनीति में इंपॉर्टेंट होता है क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और किसके लिए करना है। अगर आपको राजनीति करनी है तो अवसर की हमेशा तलाश में रहो। जैसे ही अवसर आए तुरंत उसका फायदा उठाओ। अगर आपने उस अवसर का फायदा उठाया तो आप जीत के करीब हो सकते हैं, लेकिन जी हुजूरी से कुछ नहीं होता। मैंने पूरी फाइल तैयार की थी कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन वो फाइल 1 साल पहले अगर उस पर काम होता। खैर छोड़ो उस बात को, मैं अब इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैंने वो काम छोड़ दिया है। अब बताइए मुझे, सेकुलर पार्टियों ने कितने टिकट दिए? पूरे देश में मुसलमान लगभग 15-16% हैं। पहले 14% का आंकड़ा था, अब थोड़े बढ़ गए होंगे। तो उस हिसाब से मुसलमानों की सीटें बैठती हैं 80-85 सीटें। लेकिन लोकसभा में ये जो सेकुलर पार्टियां ये कितना टिकट देती हैं? मुश्किल से मुश्किल 25-26 बस, ज्यादा से ज्यादा।
अरे सर, आप जिस पार्टी का डर दिखा रहे हो उस पार्टी ने 2019 में 6 सीटें दे दी थी। आपको मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन आपको उसकी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। एक और आपको बात बताता हूँ, इन सेकुलर पार्टियों में जितने भी मुस्लिम नेता हैं, कभी इन पे विश्वास मत करना। 1 रुपए के आपके काम में नहीं आ सकते ये। मैं इनको बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ, डीपली रिसर्च करके बैठा हूँ इन लोगों के ऊपर। ये लोग अपनी वाहवाही के लिए अपनी कौम का सौदा करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को देख लीजिएगा। सर, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। मैं सिर्फ जनता से संबंध रखता हूं। मैं बिल्कुल सच सच बात आपको बताता हूं। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन सी पार्टी बी है और कौन सी पार्टी सी है। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो प्लीज हमारी मदद करें, और मदद ऐसे होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। यही आपकी हमारे लिए मदद होगी बस।